नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। दीपावली की एक बार फिर से शुभकामनाएँ। उम्मीद है कि आप सब लोगों की दीपावली अच्छी गई होगी, लेकिन दीपावली तो अभी चलती रहती है। भाई दूज फिर आएगा उसके बाद कल। तो आपको शुभकामनाएँ, स्वस्थ रहें और जो महात्मा बुद्ध ने कहा है, "अप दीपो भव", स्वयं दीपक बने, या तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चले। वो हमारे जीवन का मूल होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब दीपो भव मतलब स्वयं दीपक बनो, यानी स्वयं को प्रकाशित करो। एनलाइटेनमेंट, बुद्ध के लिए कहा जाता है कि उनको एनलाइटेनमेंट प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त ये हुआ कि आपका कर्म ही मूल है। आप किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, आप सबके कल्याण के लिए काम करें। और जब तक उस विषय को जाने नहीं, उसको समझे नहीं, कोई कहे, भगवान बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मैंने भी कोई बात कही है, और जब तक आप उसे प्रमाणित न कर दें, उसे ठीक से समझ न लें, उसे ठीक से जान न लें, तब तक उस पर भरोसा न करें। अब मैं आपको बिहार ले चलता हूँ। बिहार में गठबंधन में, जो महागठबंधन है, उसमें तमाम तरीके के असमंजस की स्थिति रही, लेकिन दीपावली के दिन सब जो है सुलझता नजर आ रहा है। फाइनली कांग्रेस पार्टी ने भी और आरजेडी ने भी अपनी लिस्ट प्रकाशित की, और लगभग तमाम दलों ने अपनी लिस्ट प्रकाशित कर दी। सीपीआई ने भी, सीपीआईएमएल ने तो पहले ही प्रकाशित कर दिया था, वीआईपी ने भी, सीपीएम ने भी। और अब ये खुल करके आ गया कि कांग्रेस जो है 59 सीट्स पे लड़ रही है, राष्ट्रीय जनता दल 143 सीटों पर लड़ रही है। पिछली बार 144 सीट पर लड़ी थी, एक सीट कम लड़ रही है इस बार आरजेडी। लेकिन 70 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, उसने समझौता किया और उसने 11 सीटें कम कर दी, जो 11 सीटें बाकी दलों में बांटी गई। हालांकि तब भी कई लोगों को कांग्रेस से ही शिकायत है। हालांकि देखिए, मैं देख रहा था कि जो सीपीआई ने कई सीटों पे खड़ा कर दिया था कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ, वो वापस ले लिया है। हालांकि बछवाड़ा सीट पर जो लगता है फ्रेंडली फाइट होना ही, क्योंकि कांग्रेस के भी उम्मीदवार वहां है और सीपीआई के भी उम्मीदवार हैं शायद। अब देखिए उसमें क्या होता है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। लेकिन बाकी सीटों पर जो एक दूसरे के सीटों पर खड़ा किया था, वो लगभग समझौते की तरफ है। और आरजेडी बड़े भाई के तौर पे सामने है। अब ये कहा जा रहा था कि जो आरजेडी है वो भी अपनी सीटें देगा, बाकी पार्टियां भी देंगी, लेकिन आरजेडी ने सिर्फ एक सीट छोड़ा। और अब समझ में आ रहा है कि ये पूरी लड़ाई किस लिए थी। और कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने क्यों दूरी बनाई, ये भी इसमें एक समझ में आता है। बिहार में जो लड़ाई चल रही है वो 143 सीटों पर अगर लड़ रही है आरजेडी, तो उसको ये भी होगा कि हमें बहुमत आ जाएगा तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या अब क्या पिछली बार की तरह, पिछली बार 144 सीटों पर लड़ा था आरजेडी, लेकिन जब सत्ता नहीं पहुंची, 110 पर सिमट गए, तो उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटें ले ली और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार कांग्रेस ने 59 सीटों पर अपना दावा किया और ये कहा कि हमें वही सीट चाहिए जो हम जीत सकते हैं, जहां हम मजबूत हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इसको लेकर के बड़ा हंगामा हुआ। जाहिर है, जब अपेक्षाएं बढ़ जाती है, पार्टी बेहतर परफॉर्म करती दिखाई पड़ती है, या लगता है कि इस बार पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर होगा, तो कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं और फिर जो है वो चुनाव में चाहते हैं कि उनको उम्मीदवारी मिले। हर जो कार्यकर्ता है, ज्यादातर कार्यकर्ता है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, सत्ता में भागीदारी चाहते हैं।
कांग्रेस के भीतर वो बात है, तमाम पार्टियों में। और बिहार में ये देखा गया कि लगभग सारी पार्टियों, हालांकि सीपीआई जो सीपीआई है या सीपीआईएम है, उनमें बड़ी अनुशासन है, लेकिन बीजेपी जो खुद को अनुशासित पार्टी कहती है, उसके भीतर भी कई हंगामे हुए, धरना प्रदर्शन हुआ, गाली गलौज हुआ, तमाम कुछ हुआ। फिर जो है दबाव डाला गया अमित शाह के द्वारा और लोगों के द्वारा, उनको बिठाया गया। लेकिन अभी भी बीजेपी के भीतर अभी भी जो है शांति आई नहीं। भले वो बाहर से कहें, पूरा गटर मीडिया चिल्ला रहा है कि महागठबंधन में टूट है, अब एनडीए एकदम मजबूती से लड़ रहा है, वैसी स्थिति है नहीं। लेकिन आज हम एनडीए पे कम बात करेंगे और महागठबंधन पे ज्यादा बात करेंगे। एक फिल्म आई थी, उसमें था कि कुर्बानी करेगा कौन, प्रेम प्रसंग था, प्रेम त्रिकोण की बात थी। दो महत्वपूर्ण पार्टियां बिहार में अगर उस तरह तौर से देखें तो कांग्रेस और आरजेडी, उनका गठबंधन लंबे समय से चला आ रहा है। वामपंथी दल तो बीच में नीतीश कुमार के साथ जाके खड़े हो गए थे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन चला आ रहा है। और 1995 के बाद अब से पहले तक, मतलब 2020 तक, 2024 में भी हुआ, मैंने बताया भी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस चाहती थी कि पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर लड़े, लेकिन लालू प्रसाद यादव जड़ गया, उनको टिकट नहीं मिला। फिर फाइनली पप्पू यादव निर्दलीय लड़े और जीते। पप्पू यादव अब कांग्रेस की वकालत करते नजर आ रहे हैं और एक तरह से कांग्रेस में शामिल है, और उन्होंने यहां तक के बयान दे दिया कि गठबंधन तोड़ देना चाहिए, गठबंधन से कुछ फायदा नहीं। लेकिन देखिए, उन्होंने प्रभात खबर में उनकी तरफ से छपा हुआ है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि गठबंधन को वापस लीजिए, गठबंधन को कमजोर किया जा रहा है, इसके पीछे कौन है, सुबह तक टिकट बांटे जा रहे हैं। मैं इसे गलत मानता हूं। गठबंधन धर्म का पालन केवल कांग्रेस कर रही है, लेकिन गठबंधन तोड़ लेना कोई जो है बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं होता। मैं यहाँ बोलूंगा पप्पू यादव अति संयुक्तिपूर्ण तरीके से बोल रहे हैं, और पप्पू यादव हालांकि जिस तरह के व्यक्ति हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है, देश के निर्माण में जिसका योगदान, संविधान के निर्माण में जिसका योगदान है, और देश जहां है उसमें कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका है। केवल आजादी की लड़ाई की बात हम नहीं करते हैं, 1947 के बाद जो सरकारें आई, और उसमें कई सारी चीजें हैं जो कांग्रेस की देन है। अगर बीजेपी सत्ता में होती तो वो नहीं हो पाता। जैसे जमींदारी प्रथा का खात्मा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, खदानों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स का खात्मा, ये सब बीजेपी के रहते संभव नहीं था। कांग्रेस ने ये काम किया और उसका भारी असर पड़ा देश पे। आज देश जो समता की बात कर रहा है, देश वो समता जो जहां तक मिली है, पूरी समता नहीं आई। समाज में ढेर सारी विषमताएं हैं, लेकिन जो भी हासिल हुआ उसमें कांग्रेस का रोल बड़ा गहरा रहा है। अभी देखिए, अभी एक मुहिम चल रही है बीजेपी की तरफ से, या कहिए आरएसएस की तरफ से, या कहिए हिंदूवादी संगठनों की तरफ से, सोशल मीडिया पे तमाम जगहों पे आलेख लिखे जा रहे हैं, डिबेट चल रहे हैं कि जो संविधान लिखा गया वो बाबा साहब ने नहीं लिखा, वो झूठ है, संविधान लिखने वाले बी.एन. राव थे। अब बी.एन. राव की चर्चा की जा रही है। बी.एन. राव क्या थे ये सबको पता है, इतिहास में सब दर्ज है। फिर एक जगह मैं ये भी पढ़ रहा था कि 399 सदस्य थे, 391 सदस्य थे, और वो सबका योगदान बाबा साहब ने अकेले थोड़े दी थी। लेकिन उसमें भी इतिहास है कि 8 लोग के करीब जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ड्राफ्ट कमेटी में, उसमें कई लोग सक्रिय नहीं थे कि अन्य अन्य वजहों से। और ये जब संसद में बहस चल रही थी संविधान को लेकर के, या संविधान सभा में जब बहस चल रही थी संविधान को लेकर के, तो ये बातें खुल करके आई। सबने तारीफ की कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो संविधान अद्भुत है और उनकी उनकी मेहनत का प्रतिफल है। लेकिन आज सबके जानने के बाद भी, आजादी के संविधान लागू होने के इतने साल बाद, 75 साल बाद,
आरएसएस बीजेपी नया मूवमेंट शुरू किया है कि आज बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। ये क्या है? ये ब्राह्मणवाद को लागू करना है। एनएफएस जिस तरह से लागू हुआ है, नॉट फाउंड सुटेबल, जिस तरह से आरक्षण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरह से दलितों पिछड़ों को आज भी हे ही समझा जाता है, ईडब्ल्यूएस पे कोई बात नहीं करते, कह रहे हैं सबको अमीरी गरीबी है बाकी कुछ नहीं है, लेकिन जातीय भेद कितना गहरा है वो आज भी हमारे सामने। बहरहाल कांग्रेस चाहती है कि महागठबंधन रहे, तो कांग्रेस ने उसके लिए त्याग किया, 70 सीटों से पीछे आ गई। जबकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा 2020 और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, तो कांग्रेस ने भी पप्पू यादव को अगर माइनस भी कर देते तो 3 सीटें जीती कांग्रेस ने, कटिहार, किशनगंज और सासाराम। दो मुस्लिम, एक दलित। कांग्रेस ने उसके बाद 2024 के चुनाव के बाद फिर देखिए राहुल गांधी ने जिस तरह से संघर्ष किया, बिहार की सड़कों पर चले, वोटर अधिकार यात्रा जिस तरह से राष्ट्रीय मुहिम बना दिया, या कहिए कि राष्ट्रीय मुद्दा एजेंडा बना दिया वोट चोरी का, तो राहुल गांधी की पर्सनल मेहनत का नतीजा है। और बिहार में एसआईआर को लेकर के जो हंगामा हुआ, जो बीजेपी बैक फुट पर गई, जो घुसपैठिया सबसे इंपॉर्टेंट था जहां, उसको तोड़ा कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस को बिहार में क्या मिला, अगर ये सवाल करेंगे तो कई कांग्रेसी नाराज हो जाते हैं, दुखी है कि कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी को इंटरफेयर करना चाहिए था। मैंने भी कहा था कि राहुल गांधी को इसमें आना चाहिए, और शायद राहुल गांधी आए तभी ये गठबंधन रहा बरकरार। कांग्रेस के नेताओं पर कई आरोप लगे, और राजेश राम को जब अध्यक्ष बनाया गया, कृष्णा लवरू को बिहार भेजा गया, और सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का ऑफिस है वहां से जब चीजें संचालित होनी शुरू हुई, तो कई लोगों के पेट में दर्द हुआ। किन किन लोगों के पेट में दर्द हुआ वो आधिकारिक तौर पे मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो पहले से काबिज थे कांग्रेस पे, और जिन्होंने कांग्रेस को आरजेडी की अनुचरी बना रखा था, सेविका बना रखा था, या लग रहा था कि कांग्रेस जो है आरजेडी के भरोसे है बिहार में, जो दे देगी फेंक करके आरजेडी, वो कांग्रेस ले खाए और तकिया पर सो जाए। राहुल गांधी ने उस कांग्रेस को फिर से जगा दिया, और कृष्णा अल्लावरू ने, राजेश राम ने बढ़िया मेहनत की। अब रिजल्ट कैसे आते हैं, क्या क्या होता है वो, लेकिन एक मैं मानता हूं कि रिटेलिएशन जिस तरह से हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी उठ के खड़ी हुई। उसके कार्यकर्ताओं में विश्वास जगा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता जो है हमारे लिए लड़ने को तैयार है, और ये भविष्य में कांग्रेस को और मजबूत करेगा। मुसलमानों में भी जिस तरह का भरोसा लौटा है कांग्रेस को लेकर के, उसको उसकी चर्चा जरूर है। अब राष्ट्रीय स्तर पर यह समझ में आ गया है तमाम मुस्लिम, लगभग मुस्लिम लोगों, मुस्लिम समाज को, कि मुसलमानों के हित अगर सुरक्षित रखने हैं तो हमको राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ जाना होगा। क्षेत्रीय दलों के भरोसे मुस्लिम हित सुरक्षित नहीं रह सकते। बीजेपी आज जिस तरह से काबिज है, और बीजेपी का जो लिस्ट आया बिहार का, एक मुस्लिम नेता ने, जनता दल यू ने 4 सीटें दी, नीतीश कुमार ने 4 सीटें दी, और 1 सीट दी चिराग पासवान ने, 5 सीटें एनडीए की तरफ से। मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से जहर उगला जा रहा है बिहार में सबको पता है। अभी गिरिराज सिंह ने परसों ही कहा, नमक हरामों का वोट हमको नहीं चाहिए। ये भारतीय संविधान, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, सबका अपमान है। लेकिन बीजेपी ने जो हिंदुओं को खतरा बता रखा है मुसलमानों से, जिस तरह के 100 साल से आरएसएस ने पेड़ लगाया, जहर का पेड़, तो पेड़ जो है फलदार बन चुका है। बीजेपी पिछले 11 साल से राष्ट्रीय सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है, तो उसका वो प्रतिफल है। लेकिन उसका खामियाजा देश को कितना गहरे तौर पे भुगतना पड़ रहा है, इसका अंदाजा तो शायद आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अभी आकलन मुश्किल है। हम आकलन करके बताए भी तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि जो हवा है उसमें प्रदूषण फैला हुआ है।
संभव है कांग्रेस ने भी कई गलतियां की, लेकिन कांग्रेस ने उन गलतियों को स्वीकार किया। राहुल गांधी ने उन गलतियों को स्वीकार किया, इंदिरा गांधी ने उन गलतियों को स्वीकार किया। जो करेगा गलती उसी से होगी। लेकिन कांग्रेस गलत करना नहीं चाहती है, कांग्रेस समावेशी राजनीति चाहती है। बीजेपी के पास तो एजेंडा है कि हमको समावेशी राजनीति नहीं करनी, हमें मुसलमानों के खिलाफ जाना, हमें सवर्णवाद खड़ा करना है, हमें दलितों वंचितों को अनुचर बना के रखना है, सेवक बना करके रखना है। देखिए कितना हल्ला किया जा रहा है। बिहार से जो ट्रेनें आ रही हैं, बाहर से, दिल्ली से, सूरत से, मुंबई से, उन विशेष इंतजाम किए गए। मीडिया पे मैं देख रहा था 12,000 ट्रेनें चलाई जा रही, लेकिन ट्रेनें जो आ रही हैं उसमें देखिए कैसी भारी भीड़ है। दिवाली और छठ, खास करके छठ जो है बिहारियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिहारियों को इस बात के लिए हमेशा कोसा जाता है कि वो पलायन कर जाते हैं, बिहार में कुछ है नहीं। बिहार में नहीं है ये कहना गलत है, बिहार के साथ धोखा हुआ है ये कहना ज्यादा सही। कई सरकारों ने धोखा किया बिहार के साथ, और बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं वो केवल आजीविका कमाने नहीं जाते। मैंने आज अपने प्रोग्राम में कहा था कि वो सपनों को साकार करने के लिए जाते हैं। उनके सपने जो पूर्वज देखे, जो पुरखे दादा परदादा ने जो सपने देखे। आपको पता है जमींदारी जो व्यवस्था थी उसमें किस तरीके से भूमिहीन बनाया गया लोगों को, किस तरह से शोषित प्रताड़ित किया गया लोगों को। वो मिट्टी के घर नहीं बना सकते थे, उनके पास जमीनें नहीं थी, बंधुआ मजदूरी के तौर पे काम करना था। जब देश आजाद हुआ, जब जमींदारी प्रथा खत्म हुई, तो गुलामी से मुक्ति तो मिली उस तरीके की, लेकिन भूमि सुधार बिहार में नहीं हुआ। उसका इम्पैक्ट हुआ कि जिनके पास जमीनें थी वो दबा ली। जमींदारी प्रथा को खत्म करने के बाद जो सीलिंग लगाया गया, भारी बेईमानी हुई। भूमि सुधार बिहार में लागू नहीं हो सका, इसके कई कारण है, कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो बिहार के जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उनके लिए क्या इंतजाम है? शून्य इंतजाम है। वैसे ही भेड़ बकरे की तरह जो है ट्रेनों में ठूस करके आ रहे हैं, जो हर साल होता है। प्रचारित ऐसे किया जा रहा है कि जैसे 2014 के पहले ट्रेन चलती नहीं थी, पैदल आते थे। बहरहाल मैं फिर से राजनीति पे आता हूँ। आरजेडी का स्टेक है ज्यादा वहां, चूंकि वो हमेशा दावा करते रहते हैं एवं 22 समीकरण 14% और 17%, 31% से आरजेडी शुरू होता है। लेकिन मुसलमानों का विश्वास जो है आरजेडी से डिगा है, ये समझना पड़ेगा। और इसकी वजह है कि बीजेपी से लड़ाई आरजेडी नहीं लड़ सकती है। बीजेपी से लड़ाई लड़ेगी तो कांग्रेस ही लड़ेगी, ये लोगों को भरोसा हुआ है मुस्लिमों में भी। और कांग्रेस के तरफ मुस्लिम शिफ्ट हुए, जहां हालांकि बड़ा टैक्टिकल वोटिंग करते हैं और करना चाहिए, एआईएम भी वहां लड़ रहा है। लेकिन सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल है समता का। सरकार की भूमिका है कि सबके लिए बराबर हो। बीजेपी सरकार बराबर नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। और बिहार में बीजेपी को रोकना जरूरी इसलिए है कि नीतीश कुमार के कांधे पर चढ़ करके अगर बीजेपी आ गई तो फिर बिहार में भी वही होगा जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बुलडोजर सरकार। और फिर वो बिहार का क्या होगा वो ईश्वर जानता है। बिहार में बीजेपी को रोक केवल आरजेडी नहीं रोक सकता। आरजेडी वर्सेज हो जाए तो आरजेडी को रौन दे, क्योंकि कई सारे दाग हैं। ये ठीक है कि लालू प्रसाद यादव ने, जिनके पास स्वर नहीं था, जिनके पास आवाज नहीं थी, दलित वंचित समाज, उसको स्वर देने का काम किया, लेकिन कई सारे आरोप भी उन पर लगते हैं। उन आरोप में चाहे भ्रष्टाचार की बात सही हो या गलत हो है, और दूसरी बात यादववाद, जो रबड़ी देवी के शासनकाल में जो बिहार में हुआ, हम उसको जंगल राज नहीं कहेंगे, लेकिन जो था वो अच्छा नहीं था। कांग्रेस पार्टी ये नहीं बोल सकती है, लेकिन हम बोल सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी शायद इसीलिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करने से बचना चाहा, और इसका बड़ा गुस्सा रहा आरजेडी के लोग। तेजस्वी यादव जिसके पास जिम्मेदारी थी कि
कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष वही थे बिहार के, कि सीटों का बंटवारा समय रहते हो जाए। ये जो केओस मचा सीटों के बंटवारे में, इसका मैं सबसे बड़ा दोषी मानता हूं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको सीधा राहुल गांधी से बैठ करके, अब ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के पास गए और वहां पे राहुल गांधी नहीं मिले, जिसने भी सलाह दी थी राहुल गांधी को कि तेजस्वी सीधा मिले, वो भी गलत है। लेकिन फाइनली राहुल गांधी ने उसमें भूमिका अपनी निभाई दीपंकर भट्टाचार्य के कहने पर। लेकिन अब जब सब सही हो गया है तो मुझे लग रहा है कि महागठबंधन ज्यादा बेहतर स्थिति में एक बार फिर आके खड़ा हो गया है, क्योंकि महागठबंधन के भीतर भीतर घात नहीं है, जो होना था हो गया, लेकिन एनडीए के भीतर भारी भीतर घात है। और एनडीए लड़ रहा है बिहार में सत्ता के लिए नहीं, एनडीए लड़ रहा है बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो नीतीश कुमार की पार्टी जो जनता दल यू है और जो बीजेपी है, उन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। गठबंधन तो है, लेकिन नीतीश कुमार के लोग जानते हैं कि इस बार अगर हम कहीं कमजोर पड़े तो बीजेपी हमको दबा देगी, और बीजेपी के लोग जानते हैं कि इनको दबाना ही पड़ेगा। 2020 उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। 2020 में जो कमी रह गई थी इस बार पूरी हो जाएगी बीजेपी पूरे मंसूबे के साथ। इसलिए नीतीश कुमार को कम सीटें दी गई, कहेंगे बीजेपी के बराबर, लेकिन वो कम सीटें दी गई। तो ये जो रणनीति है, जो राजनीति है बिहार, एक बार फिर से मुझे लगता है कि महागठबंधन लीड ले रहा है। और अब राहुल गांधी को भी मुझे लगता है कि पूरी ताकत के साथ बिहार में लड़ना चाहिए, आना चाहिए प्रचार करने के लिए, चाहे आरजेडी बुलाए चाहे नहीं। आप अपने 48 आप अपने 59 उम्मीदवारों के लिए आइए, और राहुल तेजस्वी से भी कहा जाना चाहिए कि तेजस्वी मुख्यमंत्री आप ही बनोगे, डैमेज होगा तो आप ही जाओगे। और अगर आपको ये गलतफहमी है, लगता है कि कांग्रेस कमजोर कड़ी है, तो निकाल दो। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।